नाजरीन, अभी पिछली एपिसोड में हम तज़किरा कर रहे थे अर्तुगरुल गाज़ी का और इसके बेटे उस्मान का, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। ये बड़े तगड़े लोग थे, बड़े बहादुर लोग थे। इन्होंने 650 साल तक हुकूमत की और खिलाफत कायम रखी। आज इस एपिसोड में हम आपको जो मुआहिदा हुआ, जिसको मुआहिदा लौज़ान कहते हैं, वो बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि 2023 के बाद तुर्की क्या करने जा रहा है। क्या ये खिलाफत दोबारा कायम हो सकती है? क्या इसकी तैयारियां हो चुकी हैं? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ मालूमात का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। नाजरीन, जो मुआहिदा लौज़ान हुआ, इसमें बरतानिया अपने हरीफों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर करता है कि वो अपनी बाउंड्री तक महदूद रहे, और इस मुआहिदा में इन्होंने अपनी 5 शराइत बताईं, जो कि आज भी फ्रांस में फ़्रेंच ज़ुबान में ये मुआहिदा लिखा हुआ मौजूद है। इस मुआहिदा में जो 5 चीज़ें अहम हैं, इसमें नंबर 1 ये है कि खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी, इसके जानशीन को जलावतन होना होगा, और इनके पास बेशुमार मालो दौलत था, असासों को ज़ब्त किया गया। इसके बाद तुर्की को सेलुलर रियासत बना दिया गया, खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और तुर्की में ये भी पाबंदी लगाई गई कि तुर्की 100 साल तक अपने मुल्क में ड्रिलिंग नहीं कर सकता या कोई भी मादनियात नहीं निकाल सकता। फास्फोरस जो इनके यहाँ बंदरगाह है, इसको इंटरनेशनल पानी करार दे दिया गया कि यहाँ से जो मर्ज़ी आए, जो मर्ज़ी जाए, तुर्की इनको कुछ नहीं कहेगा। नहर स्विस दुनिया की तिजारत में रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, और आने वाले वक्त में ये याद रखिएगा, ये फास्फोरस दुनिया की नंबर 1 बंदरगाह होगी तिजारत के लिए। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये 100 साल के लिए मुआहिदा था कि तुर्की इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अब अगर आपने हज या उम्रा किया हो तो वहाँ आप देखेंगे तुर्की के लोगों के पास एक नक्शा होता है, क्योंकि बहुत अरसे तक अयाज़ मुक़द्दस की ज़िम्मेदारी संभाली, बहुत अरसा हाजियों की, और वहाँ पर आने वाले तमाम मुसलमानों की मेज़बानी तुर्की ने की। इनकी मोहब्बत का यहाँ से अंदाज़ा आप लगाएं कि सऊदी अरब में जब वहाँ कोई भी तब्दीली करता है तो तुर्की वहाँ से एक एक ईंट और एक पत्थर उठाकर अपने मुल्क ले जाते हैं। और इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम मौजूद है, जिसको आप सारा दिन भी अगर घूमें तो ये ख़त्म नहीं होगा। तुर्की जब खाना काबा के पास जाते हैं तो इनको एग्जैक्टली पता होता है कि किस सहाबी का घर कहाँ पर मौजूद है। वो नक्शा के ऊपर कंपास रखते हैं, कदम गिनकर चलते हैं और वहाँ जाकर दुआ करते हैं। बाज़ औक़ात वहाँ पर जो अरबी शोरता हैं, जो वहाँ पुलिस वाले होते हैं, उन्हें शोरता बोलते हैं, तो वो रोकते भी हैं और मना भी करते हैं। लेकिन तुर्क इतने मुनज़्ज़म होकर वहाँ जाते हैं कि इन्हें ज़्यादा मना नहीं करते। और ये भी सुनने में आया है कि तुर्क जब भी खाना काबा के पास जाते हैं तो वहाँ खाना काबा को पकड़कर ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमसे जो नाराज़गी है वो वापस ले ले, हमें फिर से अपनी मेज़बानी का शर्फ नसीब फरमा दे। अब क्योंकि वहाँ की ज़िम्मेदारी अल सऊद ख़ानदान के पास है, तो तुर्क कहते हैं कि ये मेज़बानी 100 साल पहले हमसे छीन ली गई थी, और इस मुआहिदे के ख़त्म होने के बाद तुर्की पहले जैसा मुल्क नहीं रहेगा। अब 100 साल ख़त्म होने वाले हैं, तुर्की क्या करेगा? कुछ फैक्ट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तुर्की सबसे पहले जो इसका प्लान मौजूद है वो ड्रिलिंग करेगा और अपनी पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत वहीं से पूरी करेगा। दूसरा, फास्फोरस के समंदर पे टैक्स लगाएगा, वो टैक्स लेने की कोशिश करेगा। जो भी वहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, इनसे टैक्स या टाल वसूल करेगा। इसके बाद तुर्की एक नहर बना रहा है, जिसका नाम इस्तांबुल कैनाल रखा गया है। ये नहर आने वाले 5 साल में नहर स्विस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। दुनिया भर के जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे और तुर्की इनसे टैक्स वसूल करेगा, और इतना पैसा कमाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो है तुर्की के आने वाले वक्त की इकोनॉमी की सूरत हाल। दूसरा, तैयब उर्दवान ने भी शोर मचाया हुआ है। फ़लस्तीन में कुछ भी हो, ये शोर मचाते हैं।
ان کا مقدمہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں دنیا کے سامنے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہو وہاں طیب اردوغان ہمیشہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، برما ہو یا پھر ایران عراق کی بات ہو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ان کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی۔ ناظرین، ترکی ایک پلان پہ چل رہا ہے، وہ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس نے چین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں۔ مسلمان دنیا کی واحد ایٹمی ملک پاکستان کے ساتھ ویسے ہی اس کی گہری دوستی چل رہی ہے۔ اکثر طیب اردوغان یہاں آتے رہتے ہیں، تو یہ ایک پلان کے تحت چل رہے ہیں۔ کل کو کس ملک کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ترکوں کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ انہیں خانہ کعبہ کی میزبانی کا شرف دوبارہ ملے۔ کیا یہ ذمہ داری ان کو دوبارہ ملے گی؟ سعودی عرب ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ اب یہ معاملہ چلا جائے گا ووٹنگ کے اوپر۔ ایران کا ووٹ بہت اہم ہے، پاکستان کا ووٹ بہت اہم ہے، بھارت میں کیونکہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں ان کا بھی ووٹ بہت اہم ہے۔ سینٹرل ایشیا کے ممالک بہت اہم ہیں۔ میں کسی عام ووٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی یہ چیزیں طے ہونی ہیں۔ آج تک سعودی عرب کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت تھی، جس کی وجہ سے سعودی عرب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا، وہ ملک، وہ طاقت امریکہ کی تھی۔ جتنے بھی یہاں سے تیل کے کنویں تیل نکال رہے ہیں وہ امریکن کمپنیاں نکال رہی ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ان کی اکانومی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے یورپین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں سے بھی بہت سے لوگ وہاں کمانے گئے ہوئے ہیں۔